क्वेश्चन नंबर 40 हुआ, ये आसान है, सिंपल क्वाड्रेटिक की तरह डील करना है हमें इसे। भले ही 4th डिग्री का है बट बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट होते हुए दिख रहा है यहाँ -4 -1 में। तो एक्स स्क्वेयर -4 एक्स स्क्वेयर -1 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है बेटा ये। और क्या फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है? ये नहीं हो पा रहा। फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? कौन से फॉर्मूले यूज करके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं कर सकता हूं x -2 इंटू एक्स +2 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स +1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर मैं जाऊं, अब फर्दर तो फैक्टराइज हो नहीं सकता इससे ज्यादा। सबसे छोटा रूट कौन सा इनमें से? -2, फिर उसके बाद -1, फिर +1, फिर +2। बिल्कुल राइट से स्टार्ट करूंगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, प्लस में या माइनस में? मैं फिलहाल किस में इंटरेस्टेड हूं? माइनस में। तो ये रीजन आ गया और ये वाला रीजन आ गया। क्या हो गया बेटा आंसर? x बिलोंग्स टू -2 टू -1। अच्छा, -2 इंक्लूड करूं नहीं करूं? -2 को भी इंक्लूड करना होगा, इक्वालिटी है बेटा वहां। -2 से -1 को इंक्लूड करूं नहीं करूं? करेंगे। यूनियन 1 को भी इंक्लूड करना होगा, कॉमा 2 को भी इंक्लूड करना होगा। आसान क्वेश्चन है। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, इसमें भी क्वाड्रेटिक की तरह डील करूंगा इस बाई क्वाड्रेटिक को और स्प्लिट करने की सोचता हूं। 9 7 63 दिख रहा है क्या? -9 + 7 दिख रहा है ना? -9 + 7, तो ये हो जाएगा x² -9 एंड x² + 7 लेस देन इक्वल टू 0। हुआ ये? अब क्या कोई फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है? ये x² -9, लेकिन x² + 7 ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी से ऑलवेज पॉजिटिव को मैं गायब कर सकता हूं, हटा सकता हूं। तो बचा x² -9। क्या लिख सकता हूं बेटा x² -9 को? x + 3 इंटू x -3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन में -3 + 3 प्लस माइनस प्लस, किसमें इंटरेस्टेड हूं? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? कैसे पॉजिटिव में इंटरेस्टेड है हम? लेस देन 0 लिखा हुआ है। लेस देन 0 का क्या मतलब? किसमें इंटरेस्टेड है हम, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में इंटरेस्टेड है हम। तो कौन सा रीजन? -3 से +3 के बीच का रीजन। -3 और +3 को इंक्लूड करूं नहीं करूं? करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी है। 0 इक्वल टू 0 भी अलाउड है। आंसर बोलिए इंटरवल में x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट -3 कॉमा +3 का स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्लियर है? हाँ, इजी है। 2 को LHS में लाएंगे। x² + 6x -9 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, स्प्लिटिंग हो रही है क्या कुछ? तो स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन रूट्स एग्जिस्ट कर रहे नहीं कर रहे? इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है। तो फिर हमारे पास एक ही हथियार बचता है। फिर क्या है वो हथियार? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य से रूट्स फाइंड करें, वही हथियार बचता है। तो श्रीधराचार्य से इसके रूट्स फाइंड करें। तो x = -6 ±
माइनस बी प्लस 1√b² 36 प्लस 36 b² माइनस ऑफ -9 इंटू 4, तो √72 आ गया अपॉन 2a। दिख रहा है क्या? √72 में से 6 को बाहर निकाल सकता हूं, तो ये हो गया -6 प्लस -6√2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गए रूट्स? -3 प्लस -3√2, -3 प्लस -3√2। तो दो रूट्स आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक के, एक आ रहा है -3 प्लस 3√2, एक आ रहा है -3 -3√2। तो नंबर लाइन में अगर शो करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा? छोटा वाला कौन सा है? -3 -3√2, और यहां -3 प्लस 3√2। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, प्लस माइनस प्लस। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में। लेस देन 0 है और इक्वालिटी भी है। तो फाइनल आंसर बताइए बेटा। x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट -3 -3√2 कॉमा -3 प्लस 3√2। स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि दोनों रूट्स इंक्लूड होंगे, दोनों रूट्स इंक्लूड होंगे। बेटा सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट आ गया क्या कल 10th बोर्ड का? कैसा रहा नहीं पूछूंगा मैं, जैसा भी रहा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसलिए नहीं पूछूंगा कैसा रहा। बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 10th बोर्ड में, लेकिन 11th-12th में हालत ख़राब हो जाती है उनकी, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन 11th-12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो अच्छा कर पाते हैं। तो बेटा बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है, भले ही अभी सीबीएसई का आया है, फिर स्टेट बोर्ड का आएगा, आईसीएसई का आएगा, जो भी आएगा, जिस भी बोर्ड का आएगा, तो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट केवल और केवल एक ही चीज को शो करता है, और वो केवल इतनी सी बात शो करता है कि आप रट्टा अच्छा मार सकते हैं, और कुछ नहीं। और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, केवल एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है आपकी, कि आप रट्टा अच्छा मार सकते हैं, फैक्ट अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आपका बोर्ड रिजल्ट अच्छा है तो मतलब आप दिमाग में बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, और जब जरूरत हो उसे रिकॉल कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्किल है। बट इट इज नॉट ओनली स्किल रिक्वायर्ड। केवल उससे काम चल जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होने वाला। खासकर जेईई या नीट की तैयारी में ऐसा नहीं होने वाला कि केवल आप सोच रहे हैं कि आपको रट्टा मारना अच्छे से आता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इन एग्जाम्स में रट्टा मारने के अलावा, मेमोरी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी, आपकी इमेजिनेशन, जो कि अभी तक चेक नहीं हुई है। 10th क्लास तक का सिलेबस इतना आसान कर दिया गया है सभी बोर्ड्स में, आसान तो कर ही दिया गया है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ाते भी नहीं है। तो इसलिए 10th बोर्ड तक जो भी आपने पढ़ा है स्कूल में, एटलीस्ट वो नेसेसरी तो है बट इनफ नहीं है। तो इसलिए जो भी रिजल्ट आया आपका, अच्छा आया या बुरा आया, आपकी नज़र में जैसा भी हो, उसको जितना जल्दी भूल जाए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसा भी रिजल्ट हो, जितना जल्दी उस रिजल्ट को भूल जाएं उतना अच्छा रहेगा। अच्छा आया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आप अच्छा करेंगे, और बुरा आया है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस तैयारी में आप बहुत बुरा करेंगे। तो इसलिए इसलिए मैं वो बोर्ड रिजल्ट पूछा भी नहीं जाएगा यहाँ पे
कि क्या आया आपका बोर्ड का रिजल्ट, पूछते नहीं कभी हम किसी भी साल, क्योंकि अगले 2 साल में आप क्या करने वाले हैं ये बोर्ड का रिजल्ट डिटरमाइन नहीं करता आपकी। आप अगले 2 साल में इनफ मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, इनफ स्किल्स एक्वायर करेंगे नहीं करेंगे, वो पूरा डिपेंड करेगा कि इन 2 सालों में आप कितना कंसिस्टेंट रह पाते हैं, कितना डिसिप्लिन रह पाते हैं। तो इसलिए बोर्ड रिजल्ट जो भी आया हो, जितना जल्दी उसको भूल जाएं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, 14x अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4। क्या इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाना समझदारी की बात है? नहीं। क्या है समझदारी की बात? पूरे RHS को LHS में एक साथ ले जाना और फिर LCM लेना। तो 14x अपॉन x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। डरेंगे नहीं बेटा, आगे बढ़ेंगे, LCM लेंगे फ्रैक्शंस का। क्या लूं LCM? LCM को ओपन मत करिए, फैक्टराइज फॉर्म में ही रखिए ना LCM को। क्या क्या लिखूं LCM? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब न्यूमरेटर को हैंडल करिए, ये x माइनस 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 14x से, तो ये आएगा 14x स्क्वायर माइनस 56x, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आया माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30x माइनस 39x प्लस 30 शुड बी लेस देन 0। मैंने ओपन किए ब्रैकेट्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ओपन करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में फैक्टर फॉर्म में ही रहने दीजिए, बट न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म जनरेट हो रही है, तो न्यूमरेटर में ओपन करिए। 14x माइनस 56x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9x माइनस 39x, क्या माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x, हाँ ये गलत है, माइनस 39x नहीं हो रहा क्योंकि माइनस 9x प्लस 30x है, माइनस 9x प्लस 30x है, तो प्लस 21x है ना, प्लस 21x है और प्लस 30। अब हैंडल करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले, 14 माइनस 9 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 21 माइनस 35x प्लस 30, और डिनोमिनेटर में जो है उनको रहने देंगे एज इट इज, लेस देन 0। 5 को गायब कर सकता हूं, 5 कॉमन लेके गायब कर सकता हूं, 5 को गायब कर दूं तो ये 7 बचेगा, ये 6 बचेगा। क्या स्प्लिट हो रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 माइनस 6 माइनस 1, तो न्यूमरेटर में आ गया x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, दिखा सबको? नंबर लाइन में मार्क करूं, नंबर लाइन में, नंबर लाइन में मार्क करूं, सबसे पहले कौन सा? सबसे छोटा रूट -1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6। राइट साइड से शुरुआत करूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसमें इंटरेस्टेड हूं? माइनस में इंटरेस्टेड हूं। इक्वालिटी है क्या? नहीं, तो कोई पंगा ही नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ही नहीं कहीं पे। बोलना शुरू करिए फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, यूनियन, यूनियन 4 से लेकर 6, सिंपल ब्रैकेट। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या इसको यहां ले जाना समझदारी है? नहीं,
क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। तो -2 को LHS में लाएंगे तो इक्वेशन आ गई x² + 2 अपॉन x² - 1 + 2 लेस देन 0। LCM लूंगा x² - 1 को, फैक्टराइज किया जा सकता है x² - 1 को, बोलिए x² - 1 के फैक्टर, x + 1 x - 1, x + 1 x - 1, यह आएगा x² + 2x², x² + 2 तो एज इट इज है, प्लस 2x² - 2 लेस देन 0, +2 से -2 कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में बन गया 3x², 3x² को हटा सकता हूं क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बचे केवल दो रूट्स, कौन कौन से, कौन कौन से, -1 एंड +1। राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, हाँ x बिलोंग्स टू 0, कि -1 से 1 ने क्या गलती की है, हाँ क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो केवल 0 आंसर है। -1 से 1 की वैल्यूज नहीं है, हाँ दिया है क्वेश्चन में। अच्छा इंटीजर्स बोला है क्या, हाँ वो तो देख लेंगे हम बाद में, पूरा आंसर बताइए ना पहले। x बिलोंग्स टू -1 से 1, गलत है ये, बीच में 0 जो है उसको आंसर से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 3x² आया है, 0 पे ये वैल्यू 0 हो जा रही है, 0 पे ये वैल्यू 0 हो जा रही है, बट यहां इक्वालिटी नहीं है। तो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा 0 नहीं होना चाहिए, तो -1 भी नहीं होना चाहिए, +1 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 भी नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर लिखूं अगर, तो लिखूंगा -1 से 1 -0, या फिर लिखूंगा -1 से 0 यूनियन 0 से 1। समझ रहे हैं, क्या 0 मेरे इनइक्वालिटी का सल्यूशन है, क्या 0 मेरी इनइक्वालिटी का सल्यूशन है, नहीं है, 0 इज नॉट सल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो पूछा था उसने उसने पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग ना, तो अगर ये आंसर कर दें यहाँ, जैसे यहाँ कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, -2 है, ठीक है, -2 -1 +1 +2, कितने इंटीजर्स हैं, 4, केवल 4 इंटीजर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर -3 से +3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, -3 हो गया, इंक्लूड करना है उसको, क्या कर सकते हैं, क्यों आएंगे, अरे इनइक्वालिटी में कितने वैल्यू कितने इंटीजर्स आएंगे ये कैसे बोल सकते हैं हम पावर से, अरे 4th डिग्री की इक्वेशन है तो मैक्सिमम रूट्स 4 हो सकते हैं उसके, बट इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन 4 हो सकते हैं केवल, ऐसा कैसे बोल सकते हैं बेटा, वो नहीं बोल सकते। अब जैसे -3 से 3 है, कितने इंटीजर थे -3 से 3 में, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो मेरा आया -3 से 3, -3 एक इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 3, कितने कितने इंटीजर्स हैं 7, तो 4 क्यों आएगा बेटा इसमें, 4th पावर है अगर किसी इक्वालिटी की, इसकी इक्वालिटी की इक्वेशन की, तब मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स 4 होंगे, बट यहाँ इनइक्वालिटी की बात हो रही है बेटा,
हाँ, इसमें कितने इंटीजर्स प्रेजेंट हैं भाई? -3 √2 अप्रॉक्स कितना होता है बताइए? √2 को कितना ले सकता हूं मैं? करीब 1.4। तो कितना हो गया? -3 इंटू 1.4, 3 इंटू 1.4 4.2, तो -3 - 4.2 -7.2, और ये कितना हो गया बेटा? 4.2 - 3 1.2 अप्रोक्सीमेटली। तो -7.2 से +1.2 के बीच में कितने इंटीजर है काउंट करिए। -7.2 से लेफ्ट को जाएंगे तो सबसे पहले एनकाउंटर होगा इंटीजर -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3 -2 -1 0 1। खत्म हो गए। 1 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 1.2 से आगे नहीं जा सकते। तो इसमें कितने इंटीजर्स होंगे बेटा? 8। समझे क्या? ऐसे इसमें बता दीजिए। यहां देखिए इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, तो -1 1 और 4 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर हैं? 0, एक इंटीजर। 4 और 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 और 6 के बीच में केवल एक इंटीजर है 5। तो कितने इंटीजर हो गए बेटा? यहाँ दो इंटीजर। यहां पर देखें -1 से 1 तक के सारे नंबर्स अलाउड हैं, नॉट 0। 0 अलाउड ही नहीं है, तो जो एक इंटीजर था वो भी नहीं अलाउड है। इसलिए यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? कितने इंटीजर हैं मेरे सॉल्यूशन सेट में? 0। एक भी इंटीजर नहीं है, एक भी इंटीजर नहीं है। बहुत सारे नंबर्स हैं बट इंटीजर नहीं है, ये समझे क्या? बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, पर इंटीजर नहीं है कोई भी। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर satisfying the following inequality. हाँ भाई, शुरू करें। एलसीएम लेना शुरू करें। बेटा प्लीज अपने हाथों से न्यूमरेटर बनाइए, फिर देखें उसको फैक्टराइज होता है नहीं होता न्यूमरेटर। एलसीएम लीजिए अपने हाथों से। क्या लूं एलसीएम? एलसीएम क्या लूं? x-2 x-3, x-2 x-3, ये एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में क्या नंबर जनरेट होगा? एक 7। ठीक है, जब ये यहां जाएगा तो x-3 तो गायब हो जाएगा, x-2 बचेगा, तो +9 इंटू x-2 प्लस, जब ये यहां जाएगा तो पूरा बचेगा, मतलब x-2 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया? क्या डिनोमिनेटर को छेड़ूं? नहीं, डिनोमिनेटर को ओपन मत करिए, बट न्यूमरेटर को ओपन करना पड़ेगा, उसी के बाद फैक्टराइज हो सकता है वो। तो 7 है +9x -18 प्लस कितना बेटा? ओपन करिए इन ब्रैकेट्स को, x² -3x -2x -5x +6 होल डिवाइडेड बाई, जो है एज इट इज रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में लिखने की भी जरूरत नहीं है पूरा। हाँ, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक बनी x² +9x -5x कितना हो गया? +4x। 7 - 18 +6, 7 + 6 13, 13 - 8, 13 - 8 -5, 13 - 8 -5 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में है x-2 और दूसरे ब्रैकेट में x-3 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? स्प्लिट हो रहा है? बोलिए स्प्लिटिंग।
बोलिए स्प्लिटिंग, +5 -1, +5 -1 और x का क्वोशिएंट 1 है, तो बहुत अच्छी बात है। x + 5 x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे मार्क करो बेटा, नंबर लाइन पे मार्क करूं, नंबर लाइन पे मार्क करूं तो सबसे छोटा रूट -5, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। अब भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम प्लस में इंटरेस्टेड हैं या माइनस में इंटरेस्टेड हैं? माइनस में। और केवल न्यूमरेटर इक्वालिटी भी है, बट केवल न्यूमरेटर के रूट्स इंक्लूड होंगे बेटा। बोलिए -5 इंक्लूड होगा नहीं होगा? होगा। 1 इंक्लूड होगा नहीं होगा? होगा ना, 1 भी इंक्लूड होगा। तो -5 से -1, क्या 2 और 3 इंक्लूड होंगे? नहीं, डिनोमिनेटर के रूट्स एक इंक्लूड नहीं होंगे। तो 2 में हॉलो रूट और 3 में भी हॉलो रूट। हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है। बोल रहा है कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, उससे छोटे तो फिर 0 और नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। क्या 2 या 3 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं। तो कितने इंटीजर्स केवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कितने पॉजिटिव इंटीजर्स? एक, केवल एक पॉजिटिव इंटीजर, वो है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी 1। पूरा आंसर बताइए, वैसे मुझे पूरा आंसर बताइए। x बिलोंग्स टू, बोलना शुरू करिए इंटरवल में। -5 स्क्वायर ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। -5 से 1 यूनियन 2 से लेकर 3। क्लियर है? क्या? क्योंकि 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 को क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव इंटीजर। क्या? इट इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो उसने हमसे पॉजिटिव इंटीजर्स का नंबर पूछा है बेटा, तो 0 हमारे आंसर में नहीं होगा। इंटीजर बोला होता तो होता 0, केवल इंटीजर बोला होता तो 0 होता नहीं होता इंक्लूड? बिल्कुल होता। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, हाँ, find the number of positive integers satisfying the following inequalities. ये inequalities this and this। हाँ, सीखेंगे बेटा इस सवाल से कुछ। पहले तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें, ठीक है? वो वाली तो सिंपल है, बट ये वाली में कुछ एलसीएम वगैरह लेके अरेंज करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 5, ठीक है? तो न्यूमरेटर में ये 2 इधर आएगा, 2x + 14 प्लस x - 5 इंटू 3x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 2 को गायब कर सकता हूं ना इनइक्वालिटी से, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। अब क्या जनरेट हो रहा है न्यूमरेटर में? 2x + 14 तो है, साथ में जनरेट हो रहा है 3x² प्लस x - 15x प्लस 1 - 15 इज -14x -5 डिवाइडेड बाई x - 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरेंज करें, अरेंज करना शुरू करें। 3x² है, 3x² है, 12x - 14x
कितना हो गया 12x माइनस 14x क्या है, सॉरी 2x माइनस 14x, 2x माइनस 14x कितना हो गया -12x, और 14 माइनस 5 9 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, पहले तो एक 3 को गायब कर देता हूं यहां से, 3 4 3 है ना, 3 गायब हुआ, एक 3 पॉजिटिव नंबर है, गायब कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, हाँ भाई फैक्टराइज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, इन दो में स्प्लिटिंग हो रही है, -3 -1 -3 -1 x माइनस 3 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आप लोग केवल देख ही रहे हैं, आधे लोग तो ये शक्ल है मेरी और बोर्ड की शक्ल। आपको क्या लग रहा है बोर्ड की शक्ल और मेरी शक्ल देखने से कुछ सीखने वाले हैं आप? हाँ, तो सीखने वाले हैं मेरी शक्ल या बोर्ड की शक्ल देखने से? बेटा जब तक पेन नहीं चलाएंगे कॉपी पे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे, और भी ऐसे चला नहीं देना है, केवल मीनिंगफुल चीज लिखनी है। हाँ, नंबर लाइन, नंबर लाइन में सबसे पहले क्या शो करो बेटा 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर क्या करूं राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव। इक्वालिटी केवल किस किस की आ सकती है, 1 और 3 की, 5 की आ सकती है क्या? नहीं। तो ये सॉलिड या हॉलो? सॉलिड। ये सॉलिड या हॉलो? सॉलिड। और उनके बीच के सारे नंबर्स 5 सॉलिड या हॉलो? हॉलो। और उसके आगे के सारे नंबर्स। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन मिल गया पहली इनइक्वालिटी का। बट एक और इनइक्वालिटी साथ में लिखी हुई है, दैट एंड दैट बोला है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या लिखी है बेटा, x इज लेस देन 10। इसी नंबर लाइन में 10 को मार्क करिए, इसी नंबर लाइन में 10 मान लेते हैं यहां कहीं होगी, लेस देन इक्वालिटी नहीं है, केवल लेस देन 10 बोला है। तो 10 हॉलो या सॉलिड? 10 हॉलो या सॉलिड? हॉलो। नंबर लाइंस को हैंडल करना सीखिए बेटा। यहां से किस तरफ को, लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट को। लेस देन 10 है तो यहां से लेफ्ट को। अब ये आया दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नंबर लाइन पे, ये पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। दोनों ट्रू होने चाहिए। एंड का क्या मतलब है बेटा, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए ना, मतलब मुझे दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस दिखाने पड़ेंगे। दिख रहे हैं कॉमन सॉल्यूशंस नंबर लाइन पे? क्या ये कॉमन सॉल्यूशन है? कॉमन सॉल्यूशन नंबर लाइन पे वो नंबर से दिखेंगे जो इस लाइन पे भी लाई कर रहे होंगे और इस लाइन पे भी लाई कर रहे होंगे। तो आप ध्यान से देखें, तो ये कॉमन सॉल्यूशंस हैं कहां से कहां तक के, 1 से 3। और क्या सारे राइट के हैं? नहीं। फिर 5 से 10, 5 इंक्लूड करना है नहीं करना है? नहीं कर पाएंगे। 10 नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में इंक्लूडेड नहीं है 10। अच्छा 1 और 3 इंक्लूड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ। तो प्लीज फाइनल आंसर बोलिए, दिस एंड दिस का फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 3 यूनियन सिंपल ब्रैकेट 5 से 10। ठीक है, एंड का मतलब क्या, अगर आपको बोला दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक सिंगल नंबर लाइन में दोनों को प्लॉट करेंगे बेटा, और देखेंगे कौन से रीजन्स कॉमन है, नंबर लाइन के कौन कौन से रीजन दोनों में कॉमन है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा।
अगर तीन इनइक्वालिटी एंड में हो गई, मतलब दिस एंड दिस एंड दिस, तो तीनों को सॉल्व करेंगे और सिंगल नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, फिर जो तीनों में कॉमन आएगा वो मेरा आंसर होगा। ये समझ रहे हैं क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा मैथ्स में, एंड। आगे भी सीखेंगे हम, एंड दिस एंड दिस। पढ़ो आगे। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हाँ भाई, क्या इस पूरे को यहां ले जाऊं? नहीं, नहीं ले जा सकता। क्या कर सकता हूं मैं? केवल हाँ, तो क्या करूं बेटा? वन को लेफ्ट में लाऊंगा। तो शुरू करें। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ये वन लेफ्ट में आएगा तो मैं एलसीएम ये लूंगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर माइनस में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो। प्लीज न्यूमरेटर को ओपन करिए बेटा, ओपन करिए न्यूमरेटर को। क्यूबिक आ रहे हैं ना, क्यूबिक क्यूबिक आएंगे, बट करना पड़ेगा ओपन, और कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ इनमें ना, कॉमन नहीं है कुछ इनमें, तो ओपन करना पड़ेगा। प्लीज ओपन करिए, कामली ओपन करिए। पहले इन दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाइए, फिर क्वाड्रेटिक को लीनियर से मल्टीप्लाई करके क्यूबिक निकालिए, फिर यहाँ भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाइए, फिर क्वाड्रेटिक को इससे मल्टीप्लाई करके क्यूबिक निकालिए। माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स का सही यूज करेंगे, वरना नेगेटिव साइन की गलती हो जाती है बहुत बार। प्लीज पहला ब्रैकेट ओपन करिए और फिर माइनस करके दूसरे टर्म्स को ओपन करिए। इतना करना पड़ता है बेटा, अभी तक नहीं किया है तो अब आदत डालनी पड़ेगी ये करने की। स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई जो भी हमने टर्म कम करूँ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस 11x प्लस 9x प्लस 2x प्लस 11x माइनस 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर एक्स के टर्म प्लस 9x प्लस 2x प्लस 11x प्लस 6 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं ग्रेटर देन जीरो। तो क्या क्या कट रहा है न्यूमरेटर में? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब से, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को कैंसिल नहीं करेगा, ऐड हो जाएगा। 11x माइनस 11x को कैंसिल करेगा, और माइनस सिक्स और माइनस सिक्स भी ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में आ रहा है बेटा मेरा
-12x² -12 आएगा ये, क्या है न्यूमरेटर में। बाकी डिनोमिनेटर में जो था वो तो था ही, x+1 x+2 x+3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में -12 कॉमन लूं, 12 को तो गायब कर दूंगा, और नेगेटिव साइन को गायब करने के लिए साइन को उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं -12 कॉमन ले लेता हूं तो ये x² + 1 बन जाएगा। फिर -12 को अगर कॉमन ले लिया मैंने तो x² + 1 बन गया। इसमें से 12 को गायब किया, नेगेटिव को गायब किया, तो एक काम करना नहीं भूलेंगे, नेगेटिव को जब गायब करते हैं इनइक्वालिटी में तो रिवर्स करना पड़ता है इनइक्वालिटी का साइन, ग्रेटर देन को लेस देन बनाना पड़ता है, लेस देन को ग्रेटर देन, याद है। अब न्यूमरेटर में आ गया x² + 1, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो उसको तो गायब कर सकता हूं मैं। बचे केवल डिनोमिनेटर के रूट्स, नंबर लाइन में मार्क करना शुरू करेंगे। सबसे लेफ्ट में बोलिए बेटा, सबसे लेफ्ट में बोलिए -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, फिर राइट से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिख रहा है क्या। मैं प्लस में इंटरेस्टेड हूं या माइनस में इंटरेस्टेड हूं, माइनस में इंटरेस्टेड हूं। तो -3 के लेफ्ट के सारे नंबर्स, -2 और -1 के बीच के सारे नंबर्स, ये मेरी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन है। मुझे क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा, एक भी नहीं। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा, 0। देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग गिवन इनइक्वालिटी। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, डरेंगे नहीं बेटा, डरेंगे नहीं पावर से। हाँ, लेस देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। किन किन को मैं गायब कर सकता हूं इस इनइक्वालिटी से, जिनकी पावर इवन है। ये तो ऑड पावर है, ये इवन, इसको गायब कर सकता हूं। बस गायब करते वक्त एक ध्यान रखेंगे, अगर इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर का ये रूट इंक्लूड होगा, मतलब -8 इंक्लूड होगा, -8, क्योंकि x को -8 डालूंगा तो ये 0 बनने वाला है ना एक्सप्रेशन। तो इसलिए इक्वालिटी है तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर गायब कर रहे हैं और इक्वालिटी प्रेजेंट है तो न्यूमरेटर का रूट प्रेजेंट होगा। क्या x+1 को गायब कर सकता हूं, नहीं। अरे x+1 में ऑड पावर है बेटा। हाँ, x की पावर 2022 सॉरी, बिल्कुल गायब कर सकता हूं इसको। x-2 का क्यूब को गायब कर सकता हूं, नहीं। x+3 के क्यूब को, नहीं। x-6 को, नहीं। x+9 रेज़ टू द पावर 2022 को, हाँ, इसको गायब कर सकता हूं। और इसमें डिनोमिनेटर के रूट्स तो इंक्लूड करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए उनको सीधे सीधे गायब कर सकते हैं। अब शुरू करें, नंबर लाइन में मार्किंग करनी है, बस हो गया अच्छे से। हाँ, सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा रूट, बोलिए बेटा सबसे छोटा रूट, सबसे छोटा रूट -1 है, सबसे छोटा -3 है, सबसे छोटा -1 छोटा है या -3 छोटा है, -3, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 2 +2, फिर उसके बाद +4, फिर उसके बाद +6, ठीक है। और -8 भी एक है ना कहीं, -8 भी है, बस -8 अकेला होगा, वो उसको अलग से ध्यान रखेंगे। बाकी शुरू करें बिल्कुल राइट से, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। मैं माइनस में इंटरेस्टेड हूं या प्लस में इंटरेस्टेड हूं, हाँ माइनस में इंटरेस्टेड हूं। तो ये वाला रीजन और किस किस रूट को इंक्लूड करना है नहीं करना है वो ध्यान रखेंगे।
केवल न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, 4 को इंक्लूड कर सकता हूँ, 6 को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो 6 में हॉलो आएगा, 4 में सॉलिड आएगा। ये समझ रहे हैं सॉलिड हॉलो का खेल। हाँ, फिर -1 और 2 में से किसको इंक्लूड कर सकता हूं? -1 को इंक्लूड कर सकता हूं, 2 को इंक्लूड नहीं कर सकता, 2 डिनोमिनेटर का रूट है। फिर उसके बाद -3 को इंक्लूड नहीं कर सकता, बट यहां लेफ्ट को सबको इंक्लूड कर सकता हूं। और -8 भी है मेरा आंसर, तो -8 तो इसी में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लीज फाइनल आंसर इंटरवल में बताएंगे। x बिलोंग्स टू -∞ से शुरुआत होगी बेटा, -∞ से लेकर -3। -8 को अलग से दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि -8 उस रीजन में आ ही गया है। -3 में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं या सिंपल ब्रैकेट? सिंपल ब्रैकेट। यूनियन बोलिए बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट -1 कॉमा 2 सिंपल ब्रैकेट, यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 4 कॉमा 6 सिंपल ब्रैकेट। बेटा कॉपी में उतारने से कुछ नहीं होने वाला ये, ठीक है? अपने हाथ से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे। केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरह भी नहीं है कि कुछ थियरी बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो सीख जाएंगे उससे, या बायोलॉजी की तरह, बिल्कुल नहीं है ये सब्जेक्ट ना। आपको अपने हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा तभी सीख पाएंगे। चलिए, तो ये पार्ट हुआ हमारा बेसिक मैथ्स का। इसकी डीपीपीज मैं डालूंगा, अभी ऐप में ऐड कराऊंगा कल परसों, और फिर डीपीपीज डाली जाएंगी। डीपीपीज जो है वो हार्ड कॉपी में नहीं दी जाएंगी आपको, डीपीपीज क्या होगी, ऐप में आएगी ऑनलाइन। आप नीचे टैबलेट्स पे भी दे सकते हैं डीपीपी, या फिर अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं घर पे। कैसे, वो सब कुछ बताया जाएगा व्हाट्सएप पे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह आ जाएगा कैसे करना है वो, ठीक है? तो डीपीपी सेल्फ टेस्ट की तरह होंगे आपके लिए, क्योंकि उसमें लिमिटेड टाइम में करना होगा आपको क्वेश्चन। जैसे 1 घंटे की डीपीपी होगी, 1 घंटे में 15 या 20 क्वेश्चन होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 1 घंटे के टाइम में आपको 15 या 20 सवाल करने होंगे। उन सवालों में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो कराए, जो मतलब क्लास वाला सवाल नहीं आएगा, बट वो कंसेप्ट क्लास में हो चुका होगा। डीपीपी में जो भी सवाल होगा वो क्लास में वो कवर हो चुका होगा, तो आप ताकि अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आप कितना सीख पाए हैं, अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे वहां से, ठीक है? उसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल तो है ही, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल वो तो है ही, ठीक है? वो अलग से करना है। बट डीपीपी को किसकी तरह लेना है आपको? सेल्फ टेस्ट की तरह। इसलिए डीपीपी ऑफलाइन हार्ड कॉपी में नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे पता चलता है किसने दी है किसने नहीं दी है, ठीक है? साफ साफ उसमें दिखता है। हार्ड कॉपी में दूंगा आपको तो पता चला यहाँ से ले गए और फिर नीचे फेंक दिया डीपीपी को। ऐसा देखा है मैंने होते हुए कि यहाँ से ले जाते हैं और फिर वो नीचे पार्किंग लॉट में मिलती है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं ना उस बात का देने का। तो डीपीपी जो दी जाएगी वो केवल ऑनलाइन मोड में होगी, सेल्फ टेस्ट की तरह वो आपको देनी है बेटा। चलिए वापस आते हैं थियरी पे, वापस आते हैं थियरी पे। बेसिक मैथ्स की थियरी चल रही है हमारी। बेसिक मैथ्स का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, थियरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग एंड इनइक्वालिटी। सेकंड पार्ट की थियरी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज। सेकंड पार्ट है सेट्स। मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको, टोटल 4 पार्ट में पूरा चैप्टर है। पहला पार्ट है इनइक्वालिटीज, दूसरा पार्ट है सेट्स, तीसरा पार्ट होगा लॉगरिथम, और चौथा पार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटेल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टोटल 4 पार्ट में पूरा चैप्टर है।
4 छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने पहला पार्ट खत्म किया बेटा, बट बाकी 2 पार्ट इतने लंबे नहीं है, फिर तीसरा पार्ट थोड़ा, चौथा पार्ट बड़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं थियरी का, इस चैप्टर के दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स। सेट्स क्या होते हैं सेट्स, और सेट्स की लैंग्वेज को समझना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए अभी। जब भी किसी चीज की डेफिनेशन दी जाती है बेटा मैथ्स में या साइंस में, तो लैंग्वेज की मदद से, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी चीज की डेफिनेशन दी जाती है, इंग्लिश वर्ड्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, जो भी चीज हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इंग्लिश में जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हीं पर हम फिर आगे की चीजें बिल्डअप करते हैं। इसलिए बेसिक डेफिनेशन को केवल पढ़ के नहीं छोड़ना है, एक एक चीज उसमें समझनी जरूरी है बेटा बेसिक डेफिनेशन में। तो सेट्स की बेसिक डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सेट्स की बेसिक डेफिनेशन है, अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। उसने बोला ऑब्जेक्ट्स, आखिरी में क्या बोला उसने, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट। जैसे ये टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, या ये फैंस ऑब्जेक्ट्स हैं, या आपके बाल भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या आप खुद ऑब्जेक्ट हैं। तो सेट क्या है, सेट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब डेफिनेशन अच्छे से होनी चाहिए। अगर अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए उसकी डेफिनेशन में जो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब हम सेट नहीं बोल पाएंगे, उसको सेट नहीं बोल पाएंगे। तो सेट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सेट में जो भी चीजें इंक्लूड होंगी, इट इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना। सेट में जो भी चीजें इंक्लूड होंगी, सबसे पहली कंडीशन उनके लिए, दे शुड बी वेल डिफाइंड। वेगली डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। वेग वर्ड का मतलब समझते हैं, अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। सेट में यूजुअली, सेट के अंदर आइडेंटिकल चीजें नहीं लेंगे हम, लेने को ले सकते हैं बट यूजुअली नहीं लेंगे। मतलब मैंने बोला एक एप्पल या एक बॉल, रेड बॉल, और एक दूसरी रेड बॉल, अगर ये दोनों रेड बॉल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो मैं दोनों रेड बॉल को अपने सेट में इंक्लूड नहीं करूंगा। एक को इंक्लूड कर दिया तो चलता है, लेकिन ऐसा करना गलत भी नहीं है। आपने दोनों रेड बॉल्स को इंक्लूड कर दिया सेट में तो भी वो सेट रहेगा। बट यूजुअली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम सेट के अंदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं रखते हैं। अगर 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो फिर मैं एक ही ऑब्जेक्ट को रखूंगा सेट के अंदर, 10 के 10 को नहीं रखूंगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? बट रखना गलत भी नहीं है। अब जैसे
ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकती हैं, बट हमें मैथ्स में जिन ऑब्जेक्ट से डील करना है वो है नंबर्स। सबसे कॉमन ऑब्जेक्ट जिसे हमें डील करना है मैथ्स में वो क्या है? नंबर्स। अब जैसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं अल्फाबेट्स, हो सकते हैं ना अल्फाबेट्स। अब जैसे मैं एक सेट बनाऊं, सेट को दिखाते कैसे हैं? सेट को दिखाते हैं करली ब्रैकेट से। कैसे दिखाते हैं? करली ब्रैकेट। सेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सेट होंगे। अब जैसे एक सेट मैं दिखा रहा हूं, सेट ए, कैपिटल ए सेट है मेरा, उसमें है कुछ नंबर्स जैसे 1 2 3 8 100, ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या ये मेरा एक सेट है? बिल्कुल है। इट इज द कलेक्शन ऑफ these 5 objects which are numbers. These objects are numbers. Collection of these 5 and they are well defined. उनको लिख ही दिया मैंने कि ये और ये वाला नंबर, and they are well distinguished. Now अगर मैं B सेट लिखता हूं 1 2 2 3 8 100 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखता हूं, क्या ये लिखना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है, लिख सकता हूं मैं। लेकिन कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होने लगेंगी सेट के अंदर, तो मैं केवल एक ही ऑब्जेक्ट को दिखाऊंगा, दूसरी को या तीसरी को या चौथी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को नहीं शो करूंगा। ये समझ रहे हैं क्या? उससे कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बोलेंगे बेटा, अब जैसे सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं बेटा? 5। वहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बोलेंगे, अगर सेट बी ऐसा होता 1 2 2 3 8 10, तो आप बोल सकते थे 1 2 3 4 5 6 कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के अंदर। ये गलत हो जाता। 6 ऑब्जेक्ट्स तो हैं सेट के अंदर, बट उनमें से कुछ आइडेंटिकल हैं, तो वेल डिस्टिंग्विश भी होनी चाहिए। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप काउंट करते तो इन दो को एक ही एलिमेंट की तरह काउंट करना पड़ता। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए उन दो को अलग अलग ना शो करके जब आइडेंटिकल हो तो एक ही एलिमेंट को शो करेंगे। समझ रहे हैं? तो 1 2 3 8 10, 1 2 2 3 8 10 ये भी सही है, बट जब नंबर ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिस्टिंग्विश्ड काउंट करेंगे आप, तो 1 2 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स? 5। तो कंफ्यूजन ना हो बेटा, इसके लिए हम आइडेंटिकल एलिमेंट्स को 2 बार या 3 बार या 4 बार या 10 बार ना दिखाने की जगह एक ही बार दिखाते हैं सेट के अंदर। ये नॉर्मल कन्वेंशन है। क्या सेट के अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट जब उनको काउंट करेंगे तो सब आइडेंटिकल को एक सिंगल काउंट में लेंगे। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक ही बार दिखा, ठीक है। बढ़ो आगे। तो हम जो डील करने वाले हैं ज्यादातर बार अपने कोर्स में, हम नंबर्स के सेट्स को डील करने वाले हैं। बट क्या नंबर्स की सेट्स होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। सेट्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। जैसे सी सेट मैं बोल दूं AEIOU, ये भी एक सेट है। सेट है नहीं है? कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में? 5। और ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स का सेट है। वेल डिफाइंड है, वेल डिस्टिंग्विश्ड है, बिल्कुल ये सेट है। समझ रहे हैं बेटा? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को दिखाने के क्या क्या तरीके हैं?
पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म, ये तरीका रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। और ये जब लैंग्वेज में एक सेट को डिफाइन करते हैं तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। रोस्टर फॉर्म तो दिखाया मैंने कर्ली ब्रैकेट की मदद से, जैसे कैपिटल ए इज 1 3 5 7 9, ये एक सेट है, 5 नंबर्स का सेट है, पांचों ऑड नंबर्स हैं, ऑड ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10, ठीक है, वेल डिफाइंड है, वेल डिस्टिंग्विश्ड है। ये है रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, एक एक एलिमेंट को नहीं दिखाते, क्योंकि हमेशा एक एक एलिमेंट को दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो लैंग्वेज में जैसे देखिए बेटा, ए इज द, पढ़ेंगे, हाँ लैंग्वेज सीखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये इस लाइन को क्या पढ़ेंगे, सच दैट। कभी कभी इस लाइन की जगह डॉट भी होंगे, दो डॉट भी हो सकते हैं, तो ये दो वर्टिकल डॉट्स या ये वर्टिकल लाइन को क्या पढ़ेंगे बेटा, सच दैट। क्या पढ़ेंगे इसको, सच दैट। तो ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10। अच्छा एक बात बताइए, 1 is a prime number or not? 1 is neither prime nor composite। 2 is a prime number or not? Yes, 2 is the smallest prime number and only even prime number। 3 is a prime number or not? Yes। 4, no। 5, yes। 6, no। 7, yes। 8, no। 9, no। 10, no। तो बेटा ये जो लिखा है, क्या आप इसको जल्दी से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में अगर मैं आपसे पूछूं सेट ए, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है लैंग्वेज में, और फिर रोस्टर फॉर्म मतलब एक एक एलिमेंट को दिखाना। बोलिए बेटा। 2 3 5 7, 4 एलिमेंट का सेट है, 4 एलिमेंट है इस सेट में। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये समझ रहे हैं बेटा दोनों? तो दो तरीकों से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है दो तरीके, नाम क्या उन दो तरीकों के? रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अगला एक डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट। उसको क्या बोला जाता है? या तो कार्डिनल नंबर बोला जाता है सेट का, या फिर ऑर्डर ऑफ सेट भी बोला जाता है। लिखी होंगी ये सारी डेफिनेशन, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखी हुई है सारी डेफिनेशन। तो टाइप्स ऑफ सेट, तो ये 5 टाइप के, स्पेशल टाइप के सेट की बात करते हैं, जैसे एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको दिखाने का तरीका है बेटा, ए इज 5, ये सिंबल 5, ये सिंबल 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट या नल सेट। बेटा नल सेट का मतलब जीरो होना नहीं है, ठीक है? जीरो खुद एक एलिमेंट हो सकता है किसी सेट का, नल सेट का मतलब उसमें जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसको कैसे दिखाएंगे? लेटर 5 से। कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं, कोई अल्फाबेट नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई फैन नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। What will be number of elements in set A if set A is 5? 0। इसका ये मतलब नहीं है जीरो उसका एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 0। समझ रहे हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0, बट इसका मतलब नहीं है जीरो उसका एलिमेंट है। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं बेटा?
जैसे मैं आपको बोलूं a number divisible by 2 and is odd. अगर मैं ऐसे लैंग्वेज बोलूं a number divisible by 2 and is odd, ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो 2 से डिविजिबल भी हो कंप्लीटली और ऑड भी हो। तो क्या 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 आंसर हो जाएगा उसका? 5। इट इज अ नल सेट। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होते हैं जिसमें सिंगल मतलब ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, वन एलिमेंट इज प्रेजेंट। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन, केवल एक ही सेट है, सेट का एक ही एलिमेंट है 2। तो मतलब मेरा बी सेट अगर है सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर इवन, तो उसमें एक ही एलिमेंट है, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। व्हाट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंगलटन सेट? 1। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होंगे जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट ऐसे भी सेट हो सकते हैं जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं आपको बोलूं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स हैं बेटा? इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं, तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। बट मैं आपको बोल दूं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, तो अब ये सेट क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया। समझ रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में अंतर? फाइनाइट सेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इक्वल सेट्स बेटा, इक्वल सेट, दो सेट को इक्वल होने के लिए दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होने ही चाहिए, बट हर इंडिविजुअल एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए दोनों सेट्स में। एक भी इंडिविजुअल एलिमेंट अलग हो गया तो फिर वो दो सेट्स इक्वल नहीं रह पाएंगे। लिखेंगे फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल, फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल, फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल, each element in first set, each element in first set should be present for two sets to be equal. Each element in first set should be present in second set, should be present in second set. जैसे अगर मैं सेट ए बोलूं 2 9 3 6, सेट ए बोला मैंने 2 9 3 6। अच्छा, सेट में ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती बेटा, कोई भी आगे हो सकता है कोई भी पीछे हो सकता है एलिमेंट, इट डजंट मैटर, ठीक है। वहीं सेट बी अगर मैं बोलूं, सेट बी बोलूं 9 6 3 2, अब ये सेट पहली नजर में देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है उनमें, लेकिन एक्चुअली क्या ये सेट अलग अलग सेट हैं? नहीं, एक्चुअली दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, एग्जैक्टली इक्वल सेट्स हैं। ऑर्डर डजंट मैटर, नोट करेंगे इस बात को। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड सेट डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड सेट डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड सेट डजंट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा। जी बेटा, नहीं नहीं, ज्यादा कम कुछ भी नहीं। हाँ, और हर ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। अगर आपने बोल दिया सी सेट है, सी सेट है 2 3 6 7 9, ऐसा बोल दिया आपने, तो क्या ए सेट और सी सेट बराबर है? नहीं, भले ही सी सेट में ए सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं,
बड़ो दोनों सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकते। क्या मैं ए और बी को इक्वल सेट बोल सकता हूं? हाँ, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट सी। ये समझ रहे हैं बेटा? ये समझे क्या? फिर बात आती इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट तब बोला जाता है व्हेन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। मतलब उनके एलिमेंट्स का नंबर केवल सेम है। एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है आपस में, एलिमेंट्स सेम होंगे तब वो इक्वल सेट्स बोले जाएंगे। लेकिन अगर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तब हम ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं उनको? इक्विवेलेंट सेट। लैंग्वेज सीखिए बेटा, नए वर्ड्स हैं, नई डेफिनेशंस हैं, सीखिए उनको। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या है? number of elements in both the set should be equal, then the sets are called equivalent set, then the sets are called equivalent set। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? बढ़ो आगे, आगे बढ़ू। नेक्स्ट तो कुछ डेफिनेशंस और सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। सिंपल मीनिंग है बेटा, सब मतलब छोटा। सब मतलब क्या होता है? छोटा। सब सेट मतलब छोटा सेट। सुपर मतलब होता है बड़ा, सुपरमैन। सुपर सेट, सुपर सेट मतलब होगा बड़ा सेट। तो अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है उसमें, तो ये जो बड़ा वाला सेट है इसे क्या बोला जाएगा? एक सुपर सेट। और छोटा वाला सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं, बड़े वाले सेट में, उसको क्या बोला जाएगा? सबसेट। मतलब अगर मैं इस सेट को ए बोल रहा हूं, नहीं, इस वाले को, छोटे वाले को मैं ए नाम दे रहा हूं, बड़े वाले को बी नाम दे रहा हूं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये दोनों बातें एक ही है। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। वहीं बी सुपर सेट ऑफ ए का भी वही मतलब है कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं बी में। समझ रहे हैं क्या? फिर प्रॉपर सबसेट, एक इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है केवल सबसेट। इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो अगर अगर सेट टी है और सेट एस है, सेट टी और सेट एस है, सेट एस में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट टी में प्रेजेंट हैं, बट सेट टी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो इक्वली हो गए ये दोनों सेट, इक्वल सेट हो गए ना। तो सेट एस और सेट टी, सेट एस को क्या सबसेट बोल सकता हूं टी का? सबसेट भी बोल सकता हूं सबसेट, और इक्वल सेट भी बोल सकता हूं, इक्वल सेट भी बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? मतलब दो इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट भी बोल सकते हैं हम उनको। वह इस वाले केस में जब टी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है अदर देन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस, उस केस में क्या मैं इन दोनों सेट्स को इक्वल सेट बोल सकता हूं? नहीं। तो सबसेट को दिखाने का तरीका होता है ये सिंबल, हॉरिजॉन्टल यू। इसमें ये वाला रीजन मतलब छोटा और ये वाला मतलब बड़ा, छोटा से बड़ा।
तो जब मैं लिख रहा हूं एस, ये सिंबल टी, मतलब एस छोटा सेट है और टी बड़ा सेट है, या एस इज सबसेट ऑफ टी। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा इस लैंग्वेज को? एस इज सबसेट ऑफ टी। और अगर आपने इस हॉरिजॉन्टल यू के साथ एक लाइन भी लगा दी है ऐसे करके, ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट, दिस इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट हैं जो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन अगर इक्वालिटी की भी पॉसिबिलिटी है तो ऐसे सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। तो इन दोनों केसेस में से प्रॉपर सबसेट कौन सा है? प्रॉपर सबसेट सेकंड वाला, दिस इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अगर इक्वालिटी भी अलाउड है तब उन दो सेट्स को हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बेटा? तो प्रॉपर सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी लेस देन सुपरसेट। वहीं केवल सबसेट में लेस देन इक्वल टू भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर बेटा? सबसेट में इक्वालिटी भी अलाउड है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी अलाउड नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं? समझे क्या? प्रॉपर सबसेट का मतलब, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को बहुत बार, क्लियर करेंगे बेटा इसको। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, सेट्स की थियरी आगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स कंटिन्यू करेंगे कल।